नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज बात करते हैं रॉबर्ट की। 100 साल से अधिक हो चुका रॉबर्ट के बारे में कुछ न कुछ होता ही रहता है। 1921 में 25 जनवरी को प्राग के नेशनल थिएटर में एक नाटक हुआ। नाटक के लेखक थे कैरल कैपक, और वो जो कथा वस्तु थी वो सारी कृत्रिम मानवों के कार्यकलापों पे, उनके बीच के संघर्ष पे, उनके मैनेजर्स और सोशल वर्कर्स और उन स्वयं के संघर्ष पर आधारित एक नाटक था, जिसने कलाधर्मियों को और आलोचकों को, नाटककारों को और नाट्यकर्मियों को बड़ा ही प्रभावित किया। क्योंकि इसमें एक तरह से देखा जाए तो कृत्रिम मानव और मनुष्य के बीच और उनके आपस के बीच में भी संघर्ष पे आधारित ही ये नाटक था। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आज हम जिसे रॉबर्ट के बारे में जानते हैं, रॉबर्ट की बातें सुनते हैं, कहते हैं कि रॉबर्ट ने दुनिया बदल भी दी है, पूरी तरह से बदल भी दी है। उसने यातायात को बदल दिया है, उसने समाज को बदल दिया है, उसने बातचीत को बदल दिया है, उसने यात्राओं को बदल दिया है, राजनीति को बदल दिया है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, सूचनाओं, कामबार, सभी कुछ पूरी तरह से बदल दिया है। और आगे आने वाले समय में रॉबर्ट लगातार परिवर्तन जो है वो लाता रहेगा। रॉबर्ट में परिवर्तन इंसान लाएंगे, तकनीकी लाएगी। आज इंटरनेट और कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सभी कुछ, बहुत सारी चीज़ों के सम्मिश्रण से बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन अधिकतर हम लोग ये कम जान पाते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो ये कला और तकनीक के बीच में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और परफॉर्मिंग आर्ट के बीच में, यानी कि आर्ट या साइंस के बीच में कोई न कोई तो कभी कोई संबंध होता है, निकल आता है। सबको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो कुल मिला के बात तो इतनी है कि ये हम समझ लें कि रॉबर्ट नाम के जिस यंत्र को विभिन्न आयामों में हम देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में चिंता करते हैं कि रॉबर्ट, ये जो मशीनें हैं, ये आदमी के जीवन को इतना प्रभावित कर दिया है कि कल को वो आदमी कंट्रोल भी करने लगे, मशीनों का राज आ जाएगा, यानी कि रॉबर्ट का राज आ जाएगा। अच्छे रॉबर्ट भी होंगे, बुरे रॉबर्ट भी होंगे। तो गुड गाइज एंड बैड गाइज के बीच में, अच्छे और बुरे लोगों के बीच में जो संघर्ष नाटकों में और फिल्मों में दिखाया जाता है, वो वास्तविक रूप से आने को तैयार खड़ा है। और बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि इसका आगमन हो चुका है। हम उसी दौर में हम गुजर रहे हैं जो 100 साल पहले कैरल कैपेक ने जिसकी संरचना की थी, तो जिन्होंने जिस कालखंड की उन्होंने कल्पना की थी कि इसके बीच में ये सब कुछ हो रहा है, तो ये 2000 के आसपास का समय है। उन्होंने जब नाटक लिखा था उससे 80 साल करीब आगे की बात कर रहे थे। तो अब तो 100 साल हो चुके हैं। तो कुल मिला करके वो जो एक नाटक लिख रहे थे वो मशीनी मानवों के बारे में था, लेकिन उन्हें ये समस्या थी कि वो उन मशीनी मानवों को क्या सामूहिक नाम दें। तो इसके लिए उन्होंने अपने भाई से बात की। तो वो कई तरह की बातें आई, कई नाम सामने आए, लेकिन फिर बाद में रॉबर्टा नाम से एक वर्णन सामने आया जो कि वहाँ की पुरानी कहानियों में था। तो वो उन्हें पसंद आया, तो उनका नाम रॉबर्ट, एक सामूहिक पहचान के बारे में, उसके बारे में उन्होंने उसको लिखा। और तभी से धीरे धीरे ये चलते चलते, लेकिन कुल मिला के बात तो ये है कि इसे आसानी से नहीं हो गया। तो 100 साल के का तो समय आप देखिए हो ही चुका है जब रॉबर्ट का या रॉबर्टा का रॉबर्ट के नाम से उस नाटक में इस्तेमाल किया गया। और आज का युग, तो इसमें एक बात ये भी थी कि प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था और उसके बाद में जो मशीनीकरण बढ़ रहा था,
और उसके कारण मानव और मशीन के बीच में जो द्वंद्व लगातार हो रहे थे, चल रहे थे, या जिनकी परिकल्पना की जा रही थी कि जिस तरह से मशीनें बढ़ेंगी, मशीनें परिष्कृत होंगी, तो वो उसमें किस तरह की समस्याएं और संघर्ष आ सकते हैं। यानी कि एक समझिए कि वर्ग संघर्ष के करीब करीब की ही बात, या उससे एक पैरेलल बात ही है, उसी का चित्रण किया गया था। लेकिन उन्होंने खुद इस बात को पूरी तरह से खंडन कर दिया था। तो इसमें हम जब आगे चलते हैं तो इसमें कथा वस्तु तो ये है कि ये जो मशीनी मानव हैं, ये कोई मशीनों से, लोहे से नहीं बने हुए हैं। मांस, मज्जा, हड्डियों वगैरह से एक एक विशेष टापू में उसको जोड़ के बनाया जाता है, और पूरी तरह से वो मानव की तरह से ही दिखते हैं, लेकिन वो मशीन की तरह से चलते फिरते हैं। तो वो जो संवाद है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है कि कहा जाता है कि किसी मानव और रॉबोट में कोई अंतर नहीं है। तो उस पे फिर प्रश्न आता है, तो हम उसे बनाते ही क्यों हैं? तो ये एक बात है नाटक की, उसमें इस शब्द के इस्तेमाल की और वहाँ से आगे बढ़ने की। तो यानी कि रॉबोट कहा किसे जाता है? तो अधिकतर जब जानकारियों का आधार होता है तो कोई भी प्रोग्रामेबल चीज़ होती है जिसको दूर से कंट्रोल किया जा सकता है, उसको हम रॉबोट कह दे सकते हैं। लेकिन वास्तविक में रॉबोट उस बहुआयामी, यानी कि मल्टी फंक्शनल और प्रोग्रामेबल ऑटोमेटेड यंत्र को कहा जा सकता है, जिसमें आसपास के वातावरण का नियोजित निरीक्षण करके और संबंधित गणनाएं करे और कुछ निर्णय लेके पूर्व निर्धारित कार्य करने की उसमें क्षमता हो। तो ये जो इसमें जो मुख्य जो उसकी बनावट है, या उसमें जो उसकी क्षमताएं हैं और गणना करने की क्षमता, और उसको परिस्थितियों का निरीक्षण करने की क्या कहते हैं, उसकी क्षमता, और फिर उसको एक संदेश भेजने की या निर्णय करने की क्षमता। अब जिस तरह से खेतों में और गांव में और उस तरह के जो कैमरे लगा दिए जाते हैं कि वो कैमरे देखते रहते हैं, या हीट सेंसर लगा दिए जाते हैं, तो जैसे ही उन्हें पता लगता है कि कोई व्यक्ति उसकी बाढ़ के पास आ गया है और उससे अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है, या बाढ़ के पास ही है, तो उस हीट को सेंस करके, उस इमेज को सेंस करके वो एक सिग्नल कंट्रोल रूम में भेज देता है। तो वहाँ से जो खेत के जो रखवाले होते हैं, या कि घर के रखवाले, किसी बड़ी बिल्डिंग के रखवाले होते हैं, तो उन्हें ये मालूम पड़ जाता है कि कोई पशु, कोई पक्षी, या कि कोई व्यक्ति इस बिल्डिंग के आसपास आ चुका है। तो वो उसका आगे निरीक्षण करके जो भी कुछ उन्हें करना है वो कर सकते हैं। तो लेकिन जिस तरह के डिजिटली संचालित रोबोट को हम देखते हैं, तो उसकी शुरुआत तो 1954 में अमेरिकन आविष्कारक थे रॉबर्ट डोवेल और उनके साथी जॉर्ज इलिंगबर्गर ने यूनिमैट 1900 से की थी। यानी कि आप देखिए कि 1921 से लेकर के 1954 में करीब करीब आप ये समझ लें कि उसमें 33-34 साल लग गए कि उसने एक मूर्त रूप लिया, और मूर्त रूप लेकर के वो किसी फैक्ट्री में जनरल मोटर्स की, और 1900 उसमें भी उसको फैक्ट्री में पहुंचने में समय लगा। 1954-55 से लेकर के 1961 में 1961 में जनरल मोटर्स ने न्यू जर्सी का जो उनका प्लांट है, उसमें हॉट डाई कास्टिंग में जो गर्म पार्ट होते थे उनको उठा करके आगे रखने में इस यूनिमैट 1900 की को काम में लिया। तो इस तरह से देखिए कि चुपचाप इतने लंबे समय का, करीब 40 सालों का समझिए कि यात्रा करके एक नाटक में प्रदर्शित और चित्रित रॉबर्ट जो है वो फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, उत्पादन श्रृंखला का अंग बन गया। लेकिन उस तुरंत नहीं बना, उसे करीब जो है वो 40 साल लग गए। तो आगे भी इस प्रक्रिया में, रॉबर्ट में, उसकी तकनीकी में, उसकी बनावट में, क्षमताओं में लगातार उसमें परिवर्तन होता रहा है। और इसी तरह से एक महत्वपूर्ण बात है जो कि है 1996
96 की 10 फरवरी को, जबकि कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने एक शतरंज के खेल को कृत्रिम बौद्धिकता की परियोजना में एक महत्वपूर्ण पैमाने की तरफ देखा और एक ऐसे कंप्यूटर का निर्माण कर लिया जो कि जो है वो शतरंज खेल सकता है। तो ये मुकाबला हुआ डीप ब्लू, इस कंप्यूटर का नाम था, सुपर कंप्यूटर जो कि शतरंज खेल सकता था, डीप ब्लू। और उसका मुकाबला हुआ शतरंज के उस्ताद गैरी कास्परोव के साथ। और डीप ब्लू ने ये जो मैच था वो 6 मैच हुए, उनमें से 1 जीत लिया, 2 बराबरी पे छूटे और 3 कास्परोव ने जीते। लेकिन अगले ही साल फिर 96 के बाद में शतरंज के जो उस्ताद गैरी कास्परोव को डीप ब्लू ने हरा दिया। उसने, क्योंकि जो इस बार जो सुपर कंप्यूटर था, जो कि पहले से अधिक उसमें गणनाएं करने की क्षमता थी, तो वो ये मालूम कर सकता था कि उसका प्रतिरोधी जो शतरंज का खेल है उसमें किस तरह से बढ़ सकता है, और उसका अंदाजा लगा करके उसने गैरी कास्परोव को हरा दिया। तो कास्परोव साहब बड़े नाराज हुए और उन्होंने ये कहा कि ये मशीन है और ये मशीन ऐसा कर ही नहीं सकती, यानी कि कुछ लोग उसे संचालित कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। और इस हार के बाद में कास्परोव साहब गुस्से से उठ के चल दिए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि उनके साथ धोखा दिया जा रहा है क्योंकि डीप ब्लू के खेल को शतरंज के कुछ खिलाड़ी नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन IBM ने इन बातों को, इन आरोपों को खारिज कर दिया। तो डीप ब्लू तो एक कंप्यूटर था जो शतरंज की गोटी उठाने वाला ऐसा नहीं था, उसको संकेत दिया जाता था और उस संकेत को देख करके IBM के इंजीनियर जो फेंग सुओंग थे वो डीप ब्लू की तरफ चाल चल रहे थे, यानी कि उस कंप्यूटर में कोई हाथ नहीं था, वो जो है वो शतरंज की गोटी को उठा के आगे नहीं रखता था। ये काम उनके निर्देश पे एक व्यक्ति कर रहा था। और आगे जो फिर इसकी डीप ब्लू की कंप्यूटर योजना थी उसके अंदर फेंग सुओंग ने और उनके साथी वैज्ञानिकों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाई। लेकिन ये जो घटना हुई कास्परोव को हराने की एक मशीन द्वारा, इसने आने वाली संभावनाओं में कि विराट संभावना थी उनकी तरफ इशारा अवश्य कर दिया था। और उसके बाद में आने वाले समय में संबंधित जो रोबोट है उसके कारण है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, रिमोट कंट्रोल है, नैनो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बौद्धिकता, यानी कि कुछ ही परिस्थिति का विभिन्न आंकड़ों के हिसाब से उसका आंकलन करके उसको आगे कैसे निर्णय लिया जाए, तो इस एक विशेष क्रांति का सूत्रपात किया जो भी आज भी चल रही है। तो हमने आज बात की एक आरंभिक, किस तरह से रोबोट का नाम सामने आया, किस तरह के रोबोट आज कर रहे हैं, बीच में डीप ब्लू क्या एक कंप्यूटर था, एक सुपर कंप्यूटर था जिसने गैरी कास्परोव को हरा दिया। और 1961 में पहली बार एक रोबोटिक आर्म द्वारा गर्म, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में डाई कास्टिंग के जो गर्म जो टुकड़े थे उनको आगे उठा के रखने में काम लिया, यानी कि जो इंसान के लिए बहुत ही परेशानी भरा था, गर्म माहौल था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया गया। वहाँ जो है वो यूनीमैट का इस्तेमाल हुआ। तो हमने आज बातचीत की रॉबर्ट की, उसका नाम कहाँ से आया और आज हम किस परिस्थिति में खड़े हैं, इसकी एक मोटी मोटी चर्चा की। आगे किस तरह से ये संभावनाएं बढ़ रही हैं, किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रॉबोट किस तरह से हमारी दुनिया को बदल रहे हैं, इस पे हम आगे चर्चा करते रहेंगे। तो हमें आशा है कि रॉबर्ट के बारे में ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल वापसी को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों के साथ में साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।